हेलो, हाय, नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे और अपनी-अपनी तैयारी भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो हमारी जो ये क्लास है वो यूपी टेट ईवीएस के लिए है, हमारा प्रैक्टिस सेट चल रहा है। जैसे हमने आज का जो हमारा ये प्रैक्टिस सेट है वो 10वें नंबर का है, ठीक है? इससे पहले हमने 9 प्रैक्टिस सेट अपने कंप्लीट कर लिए हैं और इसमें जितने भी प्रश्न हैं सभी हमारे प्रीवियस ईयर और एमसीक्यूज़ हैं। अगर आपने उन सारी प्रैक्टिस सेट को नहीं लगाया तो चैनल पर जाकर ज़रूर लगा लें, क्योंकि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी महत्वपूर्ण हैं, सभी प्रश्न शामिल किए जा रहे हैं इसमें, ठीक है? और आज की क्लास तो बहुत ही मज़ेदार होने वाली है, क्यों? क्योंकि इसमें जितने भी प्रश्न हैं, वो सभी पर्यावरण से संबंधित जो सम्मेलन, बैठक, प्रोटोकॉल हुए हैं, संधि हुई है, उनसे ही प्रश्न इसमें शामिल किए गए हैं। और आप सभी को पता है, अगर प्रीवियस ईयर सॉल्व किया होगा तो सभी को पता है कि 2 से 3 नंबर का प्रश्न आपका यहाँ से पूछा जाता है। कभी सन पूछ लिया जाएगा, कभी हाई मतलब हेडक्वार्टर या मुख्यालय पूछ लिया जाएगा, या पूछ लिया जाएगा कि ये सम्मेलन या प्रोटोकॉल किससे संबंधित है। तो ये सब प्रश्न आपके एग्ज़ाम में बनते हैं और बने हुए हैं, ठीक है? तो ये पूरी वीडियो आप देखिएगा, क्योंकि इसमें अगर मैं आपसे बात करूँ तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, रियो और जो रियो शिखर सम्मेलन, उसके बाद में स्टॉकहोम सम्मेलन, ये सारे ही और रामसर सम्मेलन और क्योटो प्रोटोकॉल, सभी इसे इसमें प्रश्न बने हुए हैं, ठीक है? तो क्या करेंगे आप लोग, वीडियो को पूरी देखिएगा, पूरे ही सॉल्व, अगर जब पूरे क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे या पहले आपने थ्योरी पढ़ रखा है, जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, अगर सॉल्व कर ले जा रहे हैं तब तो बहुत अच्छी बात है, आपका रिवीजन हो गया, आपके प्रश्न अच्छे हो गए, मतलब कि जो आपकी थ्योरी क्लासेस है वो रिवीजन हो जाएंगी, क्योंकि जितने भी एक टॉपिक से जितने भी प्रश्न बनने सभी इसमें शामिल किए गए हैं। और दूसरा फ़ायदा ये है कि अगर आपने नहीं पढ़ा होगा, ठीक है, तो भी आपको पूरी नॉलेज इन समझौते, संधि और प्रोटोकॉल्स की हो जाएगी, ठीक है? तो अंत तक ज़रूर बने रहें और वीडियो कैसी लगी आपको ये भी आप कमेंट में ज़रूर बताएं, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। पहला हमने टॉपिक उठाया है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से, ठीक है? तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का जो पहला प्रश्न है वो क्या है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? क्या प्रश्न है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है, ये हमारा प्रश्न है। ए ऑप्शन है जैव विविधता, बी ऑप्शन है ओजोन परत, सी ऑप्शन है जल प्रदूषण और डी ऑप्शन है वन संरक्षण। तो जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है ये ओजोन परत क्षरण से संबंधित है। अब हम थोड़ी जानकारी ले लेते हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बारे में। तो जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है ये 1987 में क्या हुआ, इस पर संयुक्त राष्ट्र जो संघ था उसमें जितने भी देश शामिल थे, 197 देशों ने 1987 ईस्वी में इस पर हस्ताक्षर किए। ये लागू कब हुआ? तो 1989 ईस्वी में ये लागू हुआ। भारत ने इस पर कब भारत ने इस पर मतलब कि भारत ने कब हस्ताक्षर किया या इसे कब अपनाया? तो 1992 ईस्वी में भारत ने मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को अपनाया, ठीक है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है ये इसका उद्देश्य या इसका संबंध ओजोन परत के संरक्षण से है, और ओजोन परत में ही ओजोन परत को जो नुकसान पहुंचा रही गैसों, उनको क्या किया गया कि उन पर रोक लगाने की बात की गई, ठीक है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में 2016 में एक संशोधन हुआ जिसे किंगाली संशोधन कहते हैं। उसमें एक गैस को बैन किया गया जिस गैस का नाम है HFC, ठीक है, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। ये क्या है? ग्रीन हाउस गैस है और इस पर बैन लगाया गया। कौन सा संशोधन था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का? तो किंगाली संशोधन था। कब हुआ? 2016 में हुआ। तो इतनी चीज़ें मैंने आपको बताई किसके बारे में? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बारे में। अगर आपने जो मैं अभी बता रही थी, अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो बाकी जितने भी प्रश्न हैं, आपने चाहे नहीं पढ़ा है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल तो भी आप प्रश्न सारे सॉल्व कर सकते हैं। इन्हीं सब प्रश्न पूछे जाते हैं और यही सब आपका शामिल किया गया है, ठीक है? तो पहला प्रश्न हमारा क्या था, किससे संबंधित? ओजोन परत संरक्षण से संबंधित है। अब ओजोन दिवस, एक क्वेश्चन आपका आता है कि विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। अब 16 सितंबर को ही क्यों मनाया जाता है? तो 16 सितंबर 1987 ईस्वी को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर क्या हुआ था? हस्ताक्षर हुआ था। तो इसीलिए क्या किया जाता है, 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है, ठीक है?
आगे बढ़ते हैं। आशा करती हूँ इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अब अगला प्रश्न हमारा क्या है? अगला प्रश्न है हमारा कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हस्ताक्षरित हुआ? मैंने अभी जस्ट अभी आपको बताया है। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हस्ताक्षरित हुआ? तो 16 सितंबर 1987 को हस्ताक्षरित हुआ। अब आप लोग मुझे ये बताएं कि भारत ने इसको कब मतलब अपनाया या हस्ताक्षर कब किया? तो कब किया? 10 सेकंड का टाइम है, तुरंत आप लोग सोच के बताएं। ठीक है, बता दिए या सोच ले दिमाग में, क्योंकि भाई लाइव तो है नहीं, आपको खुद मुँह से बोलना पड़े, मतलब खुद बोल के खुद ही सुनना पड़ेगा। तो भारत ने हस्ताक्षर 1992 में किया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा क्या है? अगला प्रश्न अपना हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि क्योटो प्रोटोकॉल। अब यहाँ से हमारा क्योटो प्रोटोकॉल आ गया। और हाँ, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के जो प्रश्न इसमें नहीं, मैंने सारे बोल दिए जितने इसमें महत्वपूर्ण तथ्य थे या फैक्ट थे। तो अगर आपने अच्छे से सुना है तो वीडियो को रोक रोक के आप उसको लिख भी सकते हैं। ठीक है, अब क्योटो प्रोटोकॉल की अगर हम बात करें तो जो क्योटो प्रोटोकॉल है, ये इसमें क्या कहा गया है कि क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? ओजोन परत, जल संरक्षण, ग्रीन हाउस गैसों में कमी या वन्यजीव संरक्षण। तो जो क्योटो प्रोटोकॉल है, इसका संबंध ग्रीन हाउस गैसों में कमी करना है। क्या है? जो ग्रीन हाउस गैसें हैं उनमें कमी करना है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में, थोड़ी सी जानकारी यहाँ भी ले लेते हैं। और हाँ, ध्यान से सुनिएगा आप सभी लोग, ठीक है, कि मैं बोल क्या रही हूँ। भाई लिख नहीं सकती, क्योंकि फिंगर से लिखना होता है ना, तो बहुत बड़ा बड़ा और अच्छे से नहीं लिख जाता, मतलब समझ नहीं पाएंगे मैंने लिखा क्या है। ठीक है, तो इसलिए मैं लिख नहीं रही हूँ। तो जो क्योटो प्रोटोकॉल है ये कब हुआ? तो 1997 ईस्वी में क्योटो प्रोटोकॉल की बैठक हुई या क्योटो प्रोटोकॉल हुआ। कहाँ पर हुआ था यह अस्तित्व? तो जापान का एक शहर है क्योटो, उसी के नाम पर ये इस प्रोटोकॉल का नाम पड़ गया क्योटो प्रोटोकॉल। तो जापान के किस शहर में? क्योटो शहर में, उसी के नाम पर इस प्रोटोकॉल का नाम पड़ा क्योटो प्रोटोकॉल। इसका उद्देश्य था कि ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करना। उद्देश्य क्या था? ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करना। बैठक तो इसकी हुई 1997 में, लेकिन ये लागू कब हुआ? तो 2005 में ये लागू हुआ। ठीक है, अब इसकी जो स्थापना हुई थी क्योटो प्रोटोकॉल की, ये कब हुई थी? तो 1997 तो हुई थी, लेकिन ये जो COP3 था इसकी बैठक हुई थी COP3, उसी में क्या किया गया? क्योटो प्रोटोकॉल की स्थापना की गई। अब कोप क्या है? तो एक रियो सम्मेलन था। रियो सम्मेलन की जो वर्षगांठ है, मतलब रियो सम्मेलन, जो रियो शिखर सम्मेलन है, इसके बारे में भाई अभी हम पढ़ेंगे। क्वेश्चन है तो ज़्यादा नहीं बता सकती मैं। ठीक है, तो रियो सम्मेलन में जो वार्षिक सम्मेलन होता है, मतलब वार्षिक बैठक जो होती है, तो उस बैठक को कोप के नाम से जाना जाता है। इतना ही मैं बता सकती हूँ आपको। ठीक है, अब जो क्योटो प्रोटोकॉल है, इसमें एक शब्द और मतलब महत्वपूर्ण है, वो क्या है कि इसी समझौते में क्या हुआ था? इसी समझौते से कार्बन क्रेडिट और कार्बन व्यापार की अवधारणा मानी जाती है। मतलब कि इसी समझौते से क्या हुआ? कार्बन क्रेडिट और कार्बन व्यापार की अवधारणा अवधारणा दी गई किसमें? तो क्योटो प्रोटोकॉल में। ठीक है, अब कार्बन डेटिंग और कार्बन व्यापार क्या है, ये आप गूगल पे सर्च करके खुद देखेंगे। अब सभी चीज़ मैं ही बताऊंगी भाई, तो कुछ आपको भी तो करना चाहिए। मतलब अगली क्लास में मैं ये आपको बता दूंगी, ऐसी बात नहीं कि हाँ मुझे नहीं आता या ऐसे बोल रही, नहीं। खुद जब आप कोई चीज़ खुद सर्च करके देखेंगे तो वो चीज़ें आपको लंबे समय तक याद रहेंगी। तो ये तो मैंने बता दिया कि जो कार्बन डेटिंग क्रेडिट और कार्बन व्यापार की अवधारणा क्योटो प्रोटोकॉल में दी गई। अब ये है क्या? ठीक है, कार्बन क्रेडिट और कार्बन व्यापार ये है क्या? इसे आपको गूगल पे सर्च करके क्या करना है? समझना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। ठीक, तो अगला प्रश्न हमारा क्या है? अगला प्रश्न है क्योटो प्रोटोकॉल कब अपनाया गया? तो भाई मैंने पहले ही आपको बताया, क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में अपनाया गया। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। प्रश्न दिख जा रहा है ना आंसर? चलो अब नहीं दिखेगा। अगला क्वेश्चन है कि रियो डी जेनेरियो पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ? तो रियो डी जेनेरियो जो है, ये पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ? 1985, 1987, 1992 और 1997। तो जो रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन है, ये कब हुआ? तो जो रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं।
तो स्टॉकहोम सम्मेलन, एक जो पर्यावरण से संबंधित जो पहला सम्मेलन था वो कौन सा था? स्टॉकहोम सम्मेलन था, ठीक है। ज़्यादा नहीं बताएंगे, क्वेश्चन है इसके बारे में। तो जो स्टॉकहोम सम्मेलन था ये हुआ था, कब हुआ था? 1972 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। और इसकी 20वीं वर्षगांठ पर, मतलब जब ये 20 साल हो गए, मतलब जब 20 साल बाद जब क्या हुआ, बैठक हुई, तो वो हुआ कहाँ पर? स्टॉकहोम सम्मेलन के 20वीं वर्षगांठ पर ये हुआ। और ये सम्मेलन कहाँ पर हुआ? 3 से 14 जून तक ब्राज़ील के रियो शहर में हुआ था। कहाँ पर? तो जून में हुआ था, ब्राज़ील के रियो डी जनेरियो शहर में हुआ था, ठीक है। तो रियो डी जनेरियो जो है ये किसका शहर है? ब्राज़ील का शहर है। तो ठीक है, उसी के नाम पर इसका क्या पड़ गया? नाम पड़ गया इस सम्मेलन का, रियो शिखर सम्मेलन या पृथ्वी शिखर सम्मेलन भी इसको कहा जाता है। किसकी वर्षगांठ पर? तो स्टॉकहोम सम्मेलन के 20वीं वर्षगांठ पर रियो शिखर सम्मेलन हुआ था, ठीक है। अब हम बात करते हैं कब हुआ, तो कब हुआ था बताइए आप लोग। अब 72 में तो स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ, तो 20 साल बाद 1992 में होगा। तो 1992 में पृथ्वी शिखर सम्मेलन या रियो शिखर सम्मेलन हुआ। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर और बात करें हम पृथ्वी शिखर सम्मेलन या रियो शिखर सम्मेलन के बारे में, तो यहाँ पर जो इस शिखर सम्मेलन का जो रिजल्ट आया या इसका जो निष्कर्ष निकला, इसमें एजेंडा 21 को अपनाया गया। यह आपका प्रश्न यहाँ से पूछा जा सकता है कि एजेंडा 21 को कब अपनाया गया? तो एजेंडा 21 को पृथ्वी शिखर सम्मेलन या रियो शिखर सम्मेलन में अपनाया गया 1992 में। अब जो एजेंडा 21 है, ये इसमें क्या कहा गया? तो इसमें सतत विकास की बात की गई। जो एजेंडा 21 है किससे जुड़ा हुआ है या किसकी बात की गई इसमें? तो सतत विकास से जुड़ा हुआ था या सतत विकास की बात की गई। अब सतत विकास क्या है? तो सतत विकास में ये बताया गया है कि जो हम लोग मतलब ईंधन या संसाधन, कोयला, पेट्रोलियम या जल, इन सब चीज़ों का जो हम यूज़ कर रहे हैं, तो हम आने वाली पीढ़ियों को ध्यान में रखकर यूज़ करें कि हम भी इसका यूज़ कर लें और जो हमारी आने वाली भावी पीढ़ी है वो भी इसका यूज़ कर पाए। ये नहीं कि हम सारा अभी दोहन कर लें और उनके लिए कुछ छोड़ें ही ना। तो यही इसमें कहा गया है। और इसमें एक संस्था को भी बनाया गया जिसका नाम था UNFCCC। कौन सी संस्था बनाएगी? तो रियो डी जेनेरियो पृथ्वी जो शिखर सम्मेलन था, इसमें एक संस्था को बनाया गया और जिसका नाम था UNFCCC। अब इसका फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म है यूनियन, लिखूं? लिख तो नहीं जाएगा अच्छे से, पर कोशिश कर रही हूँ। यूनियन नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक है। तो इसका ये फुल फॉर्म है। UNFCCC का फुल फॉर्म क्या है? यूनियन नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। इसका क्या है? ये फुल फॉर्म है, ठीक है। तो कौन सी संस्था बनाई गई इसमें? तो UNFCCC संस्था बनाई गई रियो डी जेनेरियो वाले सम्मेलन में, ठीक है। अब जो इसका हेड क्वार्टर है रियो डी जेनेरियो का या रियो शिखर सम्मेलन का, उसका हेड क्वार्टर है ब्रॉन में। कहाँ है? ब्रॉन में है। ब्रॉन कहाँ है? ये जर्मनी में है। कहाँ है? जर्मनी में है, ठीक है। ठीक। और इसी में एक एक्ट आया था। कौन सा एक्ट आया था? जैव विविधता पर कन्वेंशन एक्ट। क्या एक्ट आया 2002 में। क्या था वो? जैव विविधता पर कन्वेंशन था और इसी में ही वन सिद्धांत दिया गया, ठीक है। तो ये हमारा हो गया रियो डी जेनेरियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन के नाम से भी जानते हैं इसके बारे में। अब हम बात कर लेते हैं कि
जो रियो सम्मेलन था ये किस देश में आयोजित हुआ? तो अभी मैंने आपको बताया है कि ब्राज़ील के रियो डी जनेरियो शहर में। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि क्योटो प्रोटोकॉल किस देश में हुआ था? तो क्योटो प्रोटोकॉल हमने देखा था कि जापान का एक शहर था क्योटो, जिसके नाम पर ही इस प्रोटोकॉल का नाम पड़ गया क्योटो प्रोटोकॉल। तो किस देश में हुआ था? जापान में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो गया। अब आप सोच रहे होंगे कि ऑप्शन पूरा ना पढ़ के जल्दी जल्दी बता रही हैं। तो भाई पहले ही मैंने इन सब चीज़ों पे चर्चा कर दी है, आप सभी को पता है, तो वही ज़्यादा टाइम लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य क्या है? कार्बन उत्सर्जन कम करना, सीएफसी गैसों पर नियंत्रण, जल संरक्षण, मृदा संरक्षण। तो सीएफसी गैसों पर नियंत्रण, जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है ये क्या है, इसका जो उद्देश्य है वो क्या है? सीएफसी गैसों पर नियंत्रण। सीएफसी गैस क्या है? तो इसका फुल फॉर्म है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्या नाम है इसका? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। और किगाली संशोधन जो हुआ था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में, उसमें किस गैस पर नियंत्रण या बैन कर दिया गया था? तो वो एचएफसी था। क्या था? एचएफसी था। ठीक है, तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की अगर केवल बात की जाए, संशोधन की बात नहीं की जा रही है, तो सीएफसी गैस को नियंत्रित करने की बात की गई थी। किगाली संशोधन में तो एचएफसी की बात की गई थी। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा कि अर्थ समिट या पृथ्वी शिखर सम्मेलन का दूसरा नाम क्या है? क्योटो समिट, रियो समिट, पेरिस समिट या मॉन्ट्रियल समिट? तो अभी जस्ट ऊपर ही आपको बताया है कि रियो शिखर सम्मेलन को पृथ्वी शिखर सम्मेलन भी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा रियो समिट यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला क्वेश्चन है कि निम्न में सही मिलान कौन सा है? तो पहला है हमारा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, कब हुआ? 1987 में हुआ। रियो 1992 में हुआ। क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में हुआ। तो ये हमारा सारे ही मिलान क्या है? सही है। ठीक है, सभी हमारे क्या है? सही है। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि क्योटो प्रोटोकॉल किस संगठन के अंतर्गत आता है? तो जो क्योटो प्रोटोकॉल जो है ये किस संगठन के अंतर्गत आता है? WHO, UNESCO, UNF, ट्रिपल सी और UNEP। तो जो क्योटो प्रोटोकॉल है वो UNF ट्रिपल सी के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसका फुल फॉर्म मैंने आपको पहले ही बता दिया है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला क्वेश्चन है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किस गैस से अधिक है? मतलब इन सभी में से कौन सी ऐसी गैस है जिसका संबंध सबसे अधिक है? अब भाई ग्रीन हाउस गैसों से तो है इसका संबंध, लेकिन सबसे ज़्यादा या सबसे अधिक किस पर बात की गई थी कि हाँ इसको बैन कर देना, मतलब इसको नियंत्रित करना या इसका यूज ही नहीं करना, ऐसी कौन सी गैस है? तो CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन तो ये कहीं नहीं गई होगी क्योंकि भाई ऑक्सीजन की तो हमें ज़रूरत ही है। और CFC, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, O2 ऑक्सीजन, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन और N2। तो जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का सबसे अधिक किस गैस से संबंध है? तो CFC से, क्लोरोफ्लोरोकार्बन से। ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस है ये क्या करती है? ओजोन परत को बहुत नुकसान पहुंचाती है। और जैसे रेफ्रिजरेटर हो गया, AC हो गया, इन सभी में ही इन गैसों का प्रयोग किया जाता था, लेकिन अब नहीं किया जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब यहाँ से कुछ महत्वपूर्ण 2-4 इसमें वन लाइनर है, देख लेंगे हम। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ? 1987 में हुआ। इसका संबंध कब है? तो ओजोन परत के संरक्षण से इसका संबंध है। रियो सम्मेलन कब हुआ? तो 1992 में हुआ, जिसे हम पृथ्वी सम्मेलन के नाम से भी जानते हैं। क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में हुआ और ये ग्रीन हाउस गैसों में कमी की बात करता है। ठीक है, तो इतनी चीज़ें हमारी हो गई। किससे हो गई? थोड़े से वन लाइनर हो गए जो अभी हमने पढ़ा था। अब हम अगले प्रश्न की बात करते हैं जो कि रामसर समझौते से है। तो रामसर समझौता क्या है? तो रामसर समझौता जो है, अब राम
सर समझौते की अगर हम बात करें या पहले हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो रामसर है इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं कि रामसर सम्मेलन या समझौता है क्या। तो जो रामसर सम्मेलन या समझौता है ये 1971 ईस्वी में हुआ, मतलब 2 फरवरी 1971 ईस्वी में ये सम्मेलन हुआ। लागू कब किया गया, तो 1975 ईस्वी में। कब लागू किया गया, 1975। एक मिनट, देखिए हुआ कब, तो 2 फरवरी 1975 को, 71 को हुआ। अब लागू कब हुआ, तो 1975 में ये लागू किया गया। स्थान कौन सा था, मतलब ये कहाँ पर हुआ रामसर समझौता, तो ईरान का एक शहर था जिसका नाम था रामसर, उस शहर में हुआ था ये समझौता। उसी शहर के नाम पर इसका नाम पड़ गया रामसर समझौता। अब जो ये रामसर समझौता है ये है क्या भाई, ये रामसर कहे जा रही हैं आप, तो जो आर्द्र भूमि थी उसके संरक्षण के लिए एक बैठक या समझौता हुआ जो कि ईरान के रामसर शहर में हुआ, और उसी शहर के नाम पर इस सम्मेलन का नाम पड़ गया रामसर समझौता। किससे संबंधित था ये, किसके संरक्षण से, तो आर्द्र भूमियों के संरक्षण से संबंधित था, ठीक है, रामसर समझौता। उसके बाद में अगर हम बात करें कि भारत में या भारत इस समझौते में कब शामिल हुआ, तो 1 फरवरी 1982 को भारत इसमें शामिल हुआ। अगर भारत ये बात की जाए कि भारत का पहला रामसर स्थल कौन सा घोषित किया गया, तो 2 जगह घोषित की गई थी, एक था चिल्का झील और एक था केवलादेव वन्यजीव अभ्यारण्य। इन दोनों को पहला रामसर स्थल घोषित किया गया था। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें कि उत्तर प्रदेश में वर्तमान में कितने रामसर स्थल हैं, तो 12 रामसर स्थल हैं। सबसे ज़्यादा कहाँ पर है भारत में, तो तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा है, और दूसरे स्थान पर हमारा उत्तर प्रदेश है जो कि सबसे ज़्यादा है। दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश है और सबसे ज़्यादा में पहले स्थान पर तमिलनाडु है। उत्तर प्रदेश में कितने हैं वर्तमान में, तो 12 हैं। 12वां कौन सा था, तो शेख झील अलीगढ़ वाला था। और 11वां कौन सा, तो एटा, जो कि अभी आप सभी ने पढ़ा होगा, एटा में पटना पश्चिमी विहार था जिसे रामसर स्थल घोषित किया गया फरवरी 2026 में घोषित किया गया, ठीक है। अब हम बात करें इसमें जो रामसर समझौता, इससे इससे इसमें एक क्या किया जाता है, एक रिकॉर्ड रखा जाता है। इसमें क्या है, रिकॉर्ड का नाम आपसे पूछा जाता है, तो मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड। अब ये पूछ लिया जाता है कि मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड का संबंध किससे है, तो रामसर सम्मेलन से है या आर्द्र भूमि के संरक्षण से है मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड। अब मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड क्या है, तो मॉन्ट्रेक्स जो रिकॉर्ड है इसमें जो आर्द्र भूमियाँ खतरे में है या जो खतरे, मतलब जैसे जो है कि ये अब खत्म होने वाली है, उन आर्द्र भूमियों को शामिल किया जाता है। तो मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड क्या है, ये मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड है, इसमें क्या किया जाता है, जो खतरे में है आर्द्र भूमि उनको शामिल किया जाता है। इसमें भारत की 2 झील शामिल हैं, कौन कौन सी, एक केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है जो कि राजस्थान में है, और एक लोकटक झील जो कि मणिपुर में है। जिसमें किसमें ये शामिल है, तो मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में शामिल है। तो इतना फैक्ट आपका हो गया रामसर सम्मेलन के बारे में। तो आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। और हाँ, इतनी मेहनत मैं कर रही हूँ तो एक छोटा सा एहसान आप लोग ये कर दीजिएगा कि अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, ठीक है, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। अगर आपका कोई स्टडी ग्रुप होगा या और जो आपके साथी होंगे जो ईपीटेट ईवीएस की तैयारी कर रहे हैं, तो ईवीएस नहीं, मतलब ईपीटेट की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके पास भी शेयर कर दीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। जो भी जानकारी मैंने आपको दी आपके लिए हेल्पफुल है या नहीं है, ये आप मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है। एक कमेंट आपका मुझे मोटिवेट करता है और अच्छी चीज़ें बताने का, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा ये समझौता किससे संबंधित है, तो आर्द्र भूमियों के संरक्षण से। किससे संबंधित था, तो आर्द्र भूमियों के संरक्षण से संबंधित था, जो कि मैंने आपको बता दिया। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका क्या है, अगला प्रश्न है कि रामसर समझौता किस वर्ष हुआ, तो रामसर समझौता मैंने अभी बताया कब हुआ, 1971 में हुआ था। लागू कब हुआ, तो 1975 में लागू हुआ। भारत ने इस पर हस्ताक्षर कब किए, तो 1982 में भारत ने इस पर, मतलब यह भारत इसमें शामिल हुआ, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है। मैंने आपको बताया था कि जो रामसर समझौता या सम्मेलन हुआ था, कब हुआ था? 2 फरवरी 1971 को हुआ था। तो 2 फरवरी 1971 में जब हुआ तो 2 फरवरी को ही विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाने लगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर हमारा हो जाएगा 2 फरवरी। 5 जून को तो आप सभी को पता है कि विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 16 सितंबर को मैंने अभी बताया ओजोन दिवस मनाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। 22 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, अगला क्वेश्चन हमारा है कि रामसर समझौता कहाँ हुआ था? जापान में, ब्राज़ील में, ईरान में, कनाडा में। तो अभी मैंने इस पर चर्चा की है कि जो रामसर समझौता है, ईरान का एक शहर था रामसर, वहाँ पर हुआ था और उसी के नाम पर हमारा रामसर समझौता पड़ गया। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन नहीं है, बस इसमें मैंने क्वेश्चन नहीं डाला, डायरेक्ट वही डाल दिया है, क्या बोलते हैं, क्वेश्चन, उसके बाद में जस्ट आंसर, ऑप्शंस नहीं दिए हैं। ठीक है, भारत ने रामसर समझौते पर हस्ताक्षर कब किए? 82 में, कि 1 फरवरी 1982 में हस्ताक्षर किए। भारत का पहला रामसर स्थल फिर था, भारत रामसर स्थल कौन सा? तो मैंने आपको बताया था चिल्का झील और केवला देव नेशनल पार्क 2 को भारत में पहला रामसर स्थल घोषित किया गया। अगला क्वेश्चन है हमारा, कब घोषित किया जाता है? तो 1981 में इसको सूची में रामसर जो सूची थी उसमें शामिल किया गया था। रामसर स्थल कहते किसे हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमि को रामसर स्थल कहा जाता है। भारत में सबसे बड़ा रामसर स्थल कौन सा है? तो कौन सा है बताइए आप सभी लोग। तो सुंदरवन जो रामसर स्थल है वो सबसे बड़ा है भारत का। भारत का सबसे छोटा रामसर स्थल कौन सा है? तो रेणुका, क्या है? रेणुका वेटलैंड जो है, या वेटलैंड जिसको बोलते हैं आर्द्र भूमि। ठीक है, वेटलैंड, ये हमारा क्या है? रेणुका वेटलैंड जो है ये भारत का सबसे छोटा रामसर स्थल है और सबसे बड़ा सुंदरवन है, ध्यान रखेंगे आप लोग। अब भोपाल गैस त्रासदी के बारे में देख लेते हैं, यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बनता है। सन पूछ लिया जाता है, इससे जो गैस का रिसाव हुआ था वो पूछ लिया जाता है, कंपनी कौन सी थी उसका नाम पूछ लिया जाता है। तो भोपाल गैस त्रासदी जो है ये कब हुई थी? 2 दिसंबर 1984, 3 दिसंबर 1984, 5 जून 1985, 16 सितंबर 1987। तो जो भोपाल गैस त्रासदी है ये कब हुई थी? तो 3 दिसंबर 1984 को हुई थी। अगला क्वेश्चन हमारा है, भोपाल गैस त्रासदी किस गैस की रिसाव से हुई थी? तो भोपाल गैस की जो त्रासदी हुई थी उसमें किस गैस का रिसाव हुआ था? कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, मिथाइल आइसोसाइनेट और क्लोरीन गैस। तो भोपाल गैस त्रासदी में मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हुआ था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर हमारा हो जाएगा। और 2021 में जो यूपी टेट हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या है? तो अगला क्वेश्चन है कि भोपाल गैस त्रासदी किस कारखाने में हुई थी? इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड, ONGC और रिलायंस इंडस्ट्रीज। तो जो भोपाल गैस त्रासदी हुई थी उस कारखाने का नाम था यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भोपाल गैस त्रासदी किस शहर में हुई थी? दिल्ली, मुंबई, भोपाल और कानपुर। तो जो भोपाल गैस त्रासदी है ये कहाँ पर हुई थी? भोपाल में हुई थी। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला क्वेश्चन है कि भोपाल गैस त्रासदी किस राज्य में हुई थी? तो भोपाल गैस जो त्रासदी है वो मध्य प्रदेश के भोपाल में हुई थी। तो यहाँ पर राज्य पूछा गया, वहाँ पर स्थान पूछा गया था, तो मध्य प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे, स्थान और राज्य की बात की जा रही है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला क्वेश्चन है कि भोपाल गैस त्रासदी को किस नाम से जाना जाता है? हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, विश्व की सबसे बड़ी औद्योगिक दुर्घटना या परमाणु दुर्घटना। तो जो भोपाल गैस त्रासदी है इसको विश्व की सबसे बड़ी औद्योगिक दुर्घटना के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न हमारा क्या है? अगला प्रश्न है कि
भोपाल गैस त्रासदी में मुख्य रूप से कौन सा रसायन लीक हुआ था? ये रिपीट हो गया है। तो अब यहाँ रिपीट भी हुआ तो देखिए कैसे। अभी हमने क्या पढ़ा था, अभी हमने पढ़ा था आगे कि मिथाइल आइसोसाइनेट लिखा हुआ था, लेकिन यहाँ पर भैया नहीं लिखा। अब अगर आपने ये वहाँ पर नहीं देखा था उस क्वेश्चन में कि मिथाइल आइसोसाइनेट के आगे ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ था, तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन तो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लिखा ही नहीं है ऑप्शन में कहीं। तो MIC मिथाइल आइसोसाइनेट, तो MIC यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ये भी ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन इस प्रकार भी बन सकता है। अगला प्रश्न आपका क्या है? अगला प्रश्न है हमारा कि भोपाल गैस त्रासदी से सबसे अधिक प्रभावित अंग कौन सा था? हृदय, फेफड़े और आंखें, यकृत और त्वचा। तो जो भोपाल गैस त्रासदी थी, इससे जो सबसे प्रभावित अंग थे वो कौन से थे? तो फेफड़ा और आँख थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या क्या है? अगला क्वेश्चन है कि भोपाल गैस त्रासदी के बाद किस अधिनियम को अधिक महत्व मिला? वन संरक्षण अधिनियम, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, जल अधिनियम या वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम को अधिक महत्व मिला। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और आज का ये हमारा लास्ट प्रश्न था। तो आशा करती हूँ सारी जानकारी आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रही होगी और आपके क्वेश्चंस भी बने होंगे। अगर नहीं बने हैं तो एक बार दोबारा और देख लीजिएगा, क्योंकि ये सारे ही प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। और आशा करती हूँ कि आपने वीडियो पूरी देखी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो और आपको लगा हो कि जितने भी प्रश्न हैं ये महत्वपूर्ण है या अच्छे प्रश्न थे, तो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और कल एक भाई ने कमेंट किया था जिनका नाम है राकेश वर्मा, और उनका बहुत बहुत धन्यवाद कमेंट करने के लिए। जब आप लोग कमेंट करके मुझे बताते हैं कि वीडियो कैसी लगी, तो क्या होता है कि मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि और कोई ज़रिया नहीं है हम लोगों को बात करने का या ये पूछने का कि भई आपको वीडियो कैसी लगी, या जो प्रश्न शामिल किए जा रहे हैं ये आपको समझ में आ रहे हैं या आपके लिए ये ऐसा लग रहा है कि हाँ ये महत्वपूर्ण है। क्योंकि मुझे तो जितने महत्वपूर्ण लगते हैं मैंने उसमें शामिल कर दिया, लेकिन आपका भी तो पॉइंट ऑफ व्यू जानना ज़रूरी है। तो इसलिए आपका कमेंट बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है? तो लाइक भी कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। आज थोड़ी लेट आ रही है वीडियो, क्योंकि वीडियो बनाने में मुझे थोड़ा टाइम नहीं मिल पाया, फँस गई थी। तो देख लीजिएगा सब लोग। मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही, और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। ठीक है?